देखा था कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के एटम होंगे, और कॉपर लेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉपर के एटम्स होंगे। और सबके अपने अपने एटम्स का जो मास होता है उसको रोहित क्या कहते हैं बताओ? एटम के मास को क्या कहते हैं? बोलो, बताया करो। एटम के मास को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन एटम का कितना मास होता होगा सोनाक्षी? बोलो। 1 U। ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन एटम का बताओ, एक ऑक्सीजन के एटम एक। अच्छा बता रही हो। नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन को बताओ। हाइड्रोजन का? कार्बन? ये काफी अच्छा रहेगा ना। हाइड्रोजन का? कार्बन? नाइट्रोजन? ऑक्सीजन? मैग्नीशियम? हाइड्रोजन? कार्बन? नाइट्रोजन? मैग्नीशियम? चलो, कोई भी 5 एटम्स के एटॉमिक मास बताओ अपने। ठीक है, बताइए हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास। 14। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? कार्बन? हाँ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन 35.5 U। ठीक है। कैल्शियम? नहीं, कैल्शियम को देखो जरा। 40। हाइड्रोजन 1 U। कार्बन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम। ठीक है, तो जैसा कि रोहित ने बताया कि सभी के इन्होंने एटॉमिक मास बता दिए कि हाइड्रोजन का दैट इज मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में एटम्स होते हैं, इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। इसको क्या कहेंगे? एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड। एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस होगा? एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन यू। यू का क्या मतलब होता है? यूनिफाइड मास। और 1 U की वैल्यू क्या होती है? 1.66056 इंटू 10⁻⁻⁻27। ये तो 1 U की वैल्यू जब मर्जी हम केजी में बदल। सही है। तो दैट इज, अगर मैं कहूं कि एटम हाइड्रोजन का, तो इसका सिंबल क्या होगा? और इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 1 U। इसके बाद कार्बन, दैट इज 12 U। कार्बन, उसके बाद क्या होगा? 14 U किसका होता है? नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन 16 U। इसी तरीके से
23U किसका होगा? सोडियम का 23U, उसके बीच में कुछ नहीं किया। सोडियम, सोडियम को नेट्रियम भी कहते हैं, इसीलिए एन वर्ड है। नाउ 24U किसका होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और 32U सल्फर। नाउ क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 35.5U। एंड कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 40। ये तो बात है। अब जरा देखो कि अगर मैं कहूं कि जो H2O है, तो एलिमेंट कोई भी हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट जो फिक्स्ड रेशो में मिलके बनते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कंपाउंड। तो एक कंपाउंड ले लो, मैं H2O ले रहा हूँ। तो H2O में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है बताइए? विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट? H एंड O। और इनका बताइए रेशो बाई मास क्या होगा? रेशो बाई मास। So that is mass of H upon mass of U. Mass of H divided by mass of U. चूंकि यहाँ 2 H हैं, कितने H हैं? तो इसलिए H के अगर 2 हैं तो मुझे 2U लेना चाहिए। और O का कितना है? 16। सिर्फ एक ही है, तो मुझे क्या ले लेना चाहिए? 16U। तो इन दोनों को हमने ले लिया। अब देखो, तो यहाँ पे U से U कट गया, तो कितना हो गया बोलो? 1:8। सो इन कंपाउंड H2O है, जब एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करता है। तो इसमें H और O 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनके अपने अपने मास क्या हैं? वो 2U हुआ, 2 का 2U हुआ, और ऑक्सीजन के एक एटम का कितना हुआ? 16U। तो क्या कहेंगे बताइए कि 1:8 के रेशो में प्रेजेंट। इस चीज को तुम कहीं का भी वाटर ले लो, कंपाउंड आप ले लो, मार्स का, जुपिटर का, तुम्हें दुनिया में कहीं भी स्पेस से घुमाओ, हर जगह का पानी में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आप रेशो निकालोगे तो कितना रेशो पाओगे? 1:8 का। तो क्या आप मुझे तृप्ति बता सकती हैं कि अगर CO2 कंपाउंड है और इसमें C और O एलिमेंट मौजूद हैं, तो बुक की टेबल को बिना रिफर किए हुए आप मुझे बता दीजिए कि इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का क्या रेशो है? Three raised to 4. Let us check it. That is mass of carbon और mass of oxygen. तो इन्होंने कहा कि कार्बन तो एक है, तो इन्होंने 12U लिखा होगा, और ऑक्सीजन के कितने हैं? तो 2 लिया हुआ इन्होंने। तो एक ऑक्सीजन 16U का, तो बताओ 2 ऑक्सीजन कितने के? 32U लिखो। 32U। अब इसमें से U से U को कट करो और दोनों को 4 से कट करो, दैट इज 3:8। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब हम एक बात करेंगे, इसको कहते हैं, इस कंपाउंड का नेम क्या है? नेम है वाटर, और इसका नाम क्या है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप लोग इस टेबल को खोल लीजिए, ये सब टेबल्स दिए, इनमें सब कुछ दिया है कि क्या रेशियो, उससे पता चलता है। ये वाला देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, क्या 3:8 है? मिला आपको? 3:8। अगला देखो, वाटर का भी 1:8 लिखा हुआ है। तीसरा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO। फार्मूला बनाना भी हम सिखाएंगे, लेकिन अभी पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देंगे, फिर फार्मूला बनाना होगा। अभी आप याद रखो बस CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला है? CaO। तो अभिनव आप मुझे बताइए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? एक तो कैल्शियम का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा, और कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? रेशो बाई मास। बोलो, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मास
ऑफ ऑक्सीजन 40/16. उसको सिंप्लीफाई कर दो ना। Ten is to 6. और सिंप्लीफाई करो थोड़ा और 5:3. 5:3। तो अगले पेज पे देखो क्या ऐसा ही दिया है 5:3 कि नहीं दिया है? पीछे तो 5:2 दे रहा है। पीछे देखो अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मिला। फिर 5:3 आप बता रहे हो, ऐसा कैसे बता रहे हो? 5:2. कैसे? यू से यू कटा, 8 5 जा 40 और 8 2 जा 16। अब हम देखेंगे अमोनिया। अमोनिया जो वॉशरूम से स्मेल आती है, फाउल स्मेल, बदबूदार, तो यूरिनल से उसे क्या कहते हैं? अमोनिया, क्योंकि यूरिया से अमोनिया निकलती है डिग्रेड को। अब देखो दैट इज अमोनिया का प्रभाव क्या फार्मूला हो सकता है? सही है, अमोनिया को NH3 कहेंगे। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। आप मुझे बताइए प्रभात, इसमें N और H का क्या रेशो प्रेजेंट है? 14U और ये 3U, क्योंकि 3H के एटम। देखो प्रियांशु कितने H के एटम है, तो 3 होने से 3U, U से U कट गया और इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दैट इज 14:3 का रेशो। तो अब जब ऐसा लिख लेना तो एक और भी चीज़ हो जाएगी, दैट इज रेशो। तो दैट इज 1:8, 3:8, 5:2 और 14:3। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम सल्फाइड। नेक्स्ट जो टेबल पर बना हुआ है, टेबल 3.5 में, मैग्नीशियम सल्फाइड, इसे लिखेंगे MgS। क्या लिखा जाएगा? कभी कभी आपने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पढ़ी होगी, H2S होती है, किसी चैप्टर पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी। नहीं याद हो तो अभी फिर से कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए याद रखो मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या फार्मूला है? MgS। उमेश क्या तुम मुझे बताओगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? ये अच्छा होता है, मैग्नीशियम और सल्फर। और इनका रेशो क्या होगा? ये तो गड़बड़ होता है। That is mass of Mg और mass of सल्फर, तो 24U और अपॉन 32U। इसमें से देख के बता देते हैं, सही है। तो ये तो कट गया, अब 8 से कट करो, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, तो दैट इज इक्वल्स टू 3/4 या 3:4। तो इससे हमें पता चल गया कि ये टेबुलर फॉर्म है। और इससे हम कंफर्म करेंगे कि क्या जो जोसेफ प्राउस ने हमको, जोसेफ प्राउस ने ऐसा क्या बता दिया कि जो इसे कंसाइल कर रहा है, अब देखो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रोहित क्या फार्मूला है? नहीं फार्मूला बताओ ना, पहले तो फार्मूला ही बताओ कंपाउंड का। फार्मूला कंपाउंड ही बताओ, बाद में एलिमेंट तो बाद में बताना, फार्मूला बताओ सोडियम क्लोराइड का। प्रियांशु NaCl। NaCl होता ही बहुत बार पढ़ चुके हो, 50 बार तो पढ़ ही चुके होगे। अब NaCl में क्या क्या प्रेजेंट है बताइए? NaCl है तो हमें क्या लेना चाहिए? मास ऑफ Na और अपॉन मास ऑफ Cl। वैल्यू पुट करो प्रियांशु। 23U upon 35.5U। 23U upon 35.5U। So that is 23 upon 35.5, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो 23:35.5। जोसेफ प्राउस ने बताया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में कि दैट इज
in a chemical substance the elements are always present in chemical substance. ये सब chemical substance है और ये रहे elements. In a chemical substance elements are always present in a definite ratio by mass. Repeat करो. In a chemical substance, the elements are present in definite ratio By mass. by mass. बाई नंबर भी होता है, नंबर के हिसाब से तो ये 2:1 है, लेकिन मास के हिसाब से 1:2, क्योंकि 2H के हैं। अगर नंबर के हिसाब से देखो तो 1:2, नंबर के हिसाब से तो 1:3, तो मास का देखो, ठीक है। बाई नंबर भी फिक्स्ड है और बाई मास भी फिक्स्ड है। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स are always present in definite ratio भी लिख सकते हो या definite proportion, दोनों एक ही बात है, by mass। आपको सिर्फ कुछ चीजें करनी है। एक तो ये वैल्यू यहाँ फिल करनी है जो यहाँ पे दी गई है, बाकी सब रहेगा। एटॉमिक मास की वैल्यू फिल करनी है और इसके अलावा फार्मूला भी आपको दे दिया गया, ये सब रहेगा। इसमें एलिमेंट्स बताने कौन कौन से होंगे और साथ ही साथ ये सब फिल करना है। ठीक है, इतना काम करके दिखाओ। और एक चीज है दैट इज स्टेट, क्या स्टेट करना है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टेट लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कहते हैं कॉन्डोरे के नाम, लॉ ऑफ कांस्टेंट। ये का पहला पोस्टुलेट क्या है? इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, बस ऐसे पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? दैट इज ए हाइपोथेसिस। किसी ने इनसे पूछा कि इसका प्रूफ बता, बोले नहीं, ये बस मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया ऐसे। सो ही हैज गिवन 6 पोस्टुलेट्स, ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स। जब कंपाउंड बनते हैं तो उसको कुछ नियम के तहत बनते हैं। सो ही हैज गिवन 6 postulates which is based on hypothesis। जो किस पर बेस्ड होते हैं postulates? hypothesis पर होते हैं। ये सही भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, डिफाई भी किया जा सकता है। which is based on hypothesis का क्या मतलब होता है? परिकल्पना, मन में सोच कर। hypothesis तो पहला नियम प्रभात क्या है? What is the first one? All matter is made of very tiny particles called atom। ये तो एटम की डेफिनेशन ही दे दी कि all matter is made of very tiny particles। अब उन्हें क्या कहेंगे? Called, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। Which participate in chemical reaction। जब केमिकल रिएक्शन बनती है, तुम ये सोचो, जब ब्लॉक्स से ट्रेन बनाते हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे तुम ट्रेन बनाते हो? ब्लॉक ही तो है। ब्लॉक जोड़ के ट्रेन बना लेते हो। तो वैसे ही बोलो, कोई भी जब कंपाउंड बनाओगी तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? कंपाउंड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम बनाने में कौन पार्टिसिपेट करेगा? बोलो, that is which participates? It is the atom which participates। कल हमने HCl बताया था कि जब H2 में HS एटम टूट गए थे, फिर H और Cl मिले थे कि नहीं मिले थे? फिर उनसे क्या बन गया था? HCl। तो कभी भी जब कोई रिएक्शन होती है तो कौन पार्टिसिपेट करता है बताओ? जैसे ये देखो,
अगर तुम दो HH के एटम लो यानी H2 एक हाइड्रोजन गैस होती है, और साथ में दूसरा क्या लो, Cl2 गैस। Cl2 गैस जो होती है येलो कलर की होती है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में बना हुआ है। अब इन दोनों में आपस में टक्कर हो तो क्या बोलो, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, क्या बनेगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद H और Cl, और यहाँ पे क्या बनेगा, H और Cl। तो बोलो आशना किसने पार्टिसिपेट किया, दैट इज एटम्स। एटम्स पार्टिसिपेट, द प्रीवियस बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ऐसा होता है कि नहीं? तो लिखो इस चीज को, कॉल्ड एटम which participate in chemical reaction, which participate in chemical reaction. Now, Abhinav, first postulate बताओ। All matter is made of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction. ठीक है, अभी और पूछेंगे आपसे। पहला तो आपको पता है, ठीक है, इतना ठीक है। चलिए पहला वाला बताओ। All matter is made of tiny particle called atoms which participate in chemical reaction. तो ऐसा यहाँ हुई ना, H2 और Cl2 से क्या बन रहा था, ये लिखना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये बीच में थोड़ी लिखना है, ये तो ऐसे ही है कि H2 और Cl2 मिले तो क्या बना, 2HCl, या 2HCl के मान तो बने। सेकंड रूल देखिए कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, परमाणु एक अविभाज्य कण, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इसी के आगे देखो, हम लोगों ने कल डेफिनेशन लिखी थी, सभी चीज एटम की बनी है और एटम इनडिविजिबल, वही तो यहाँ भी लिखी है, अनकट। एटम्स आर इनडिविजिबल particles which cannot be created nor be destroyed। क्या जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन है, तो क्या नए एटम बनते हैं और पुराने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? ऐसा लग रहा है तुम्हें कि कुछ नहीं बनता होगा, सिर्फ बॉन्ड ही टूटते हैं, और जैसे ब्लॉक को खींचने में जो बॉन्ड होता है वही टूटता है, बस कोई नया एटम तो नहीं बनता ना। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स in chemical reaction, no atom is created and no atom is destroyed। तो इस चीज को लिखो, which cannot be created, which cannot be created or destroyed in chemical reaction। तुमको क्या लगता है अभिनव, ये जो सेकंड पोस्टुलेट है, क्या यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है? Yes sir. ऐसा तुम्हारे में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो एंटोनी लेवाशिये ने दिया था, वो डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट है? तो तुमको क्या आंसर देना होगा? सेकंड पोस्टुलेट। अब आप दोनों बताइए मुझे। First, all matter is made of very tiny particles called atom which participate in chemical reaction. Second, atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. ठीक है, दो इन्होंने बता दिए, दैट इज जो कि ना क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। आशना दोनों बताओ। मैटर कोई इंडिविजुअल के लिए ना बोलो। चलो, दो हमारे पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन एलिमेंट में, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसमें सभी एटम किसके होंगे?
हाइड्रोजन के ही होंगे, एक एलिमेंट में उसी के तो एटम होते हैं। तो अब ये बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम हैं और इनसे मिलके एक हाइड्रोजन एलिमेंट बना है। तो क्या प्रियांशु आप मुझे बताओगे कि इसका और इसका मास में किसका मास ज़्यादा होगा? सेम होगा। और किसकी प्रॉपर्टी इसकी इसकी अलग होगी कि सेम होगी? Atoms of a given elements are atoms of a given element. ये atoms हैं of given element are identical in mass and chemical properties. समझ में आई? देखो शेष को atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. अब ये 3 पॉइंट अब बताओ। All matter is made up of small tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible which can neither be created or nor be destroyed in chemical reaction. Atoms of a given element in are identical in mass and chemical proportion, chemical reaction. चौथा पॉइंट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मान लो मैं ये भी ले लूं और इसके बगल में ये भी ले लूं, अब ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए। ये ऑक्सीजन का हो गया। तो क्या तुमको लगता है प्रभात कि इन दोनों का सेम मास होगा? नहीं होगा। एटम्स, ये ऑक्सीजन यहाँ एक एलिमेंट है, जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो एलिमेंट हो जाता है। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास and have different chemical properties. चलो, that is atoms of different elements have different masses. Atoms of different elements have different masses. And different chemical properties. मास वास चारों बताओ। All matter is made up of tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. So we have आप बताओ। all matter are made up of tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which cannot be created or divided in a chemical reaction. All matter is made up of tiny particles called atoms which participate in chemical reaction. Atoms are indivisible particles which cannot be destroyed or created in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements are different, have different mass and chemical properties. सही है, आप बताओ। Matter is made of very tiny particles called atoms which participate in chemical reactions. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. सही है, आप बोलो।
सही। चलो अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ तक की बात सही हो गई, हमारे 4 पॉइंट हो गए, सही है। चलो इसके आगे बढ़ो। नाउ संजना, इनको एक दे दो, एक इनको दे दो, और अभी पांचवा पॉइंट देखो, fifth point is atoms combine in a ratio of small whole number to form compound। तुमको क्या लगता है, क्या ये कोई कॉम्प्लिकेटेड होल नंबर रेशियो है कि स्मॉल होल नंबर रेशियो? ये तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या सिंपल रेशियो लग रहा है क्या? Yes, sir. सो एटम्स कंबाइन कैसा रेशियो है? स्मॉल होल नंबर। कोई ऐसा तो नहीं है कि 93:79 का, ऐसा कोई कठिन वाला है क्या? 1:3, 2:1, 1:2, ऐसा ही तो है। सो एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म, क्या बनाते हैं? ये पांचों एटम्स कंबाइन in ratio of a small whole number to form compound। Atoms combine in ratio of a small whole number to form compound। हाँ विश्वास बताओ। फिर से बताओ एक बार। which is called atom, which participate in chemical reaction. Atoms are उमेश बताओ। अच्छा लग रहा है, आप भी बोलिए। Now, sixth point देखिए, the relative number and kind of atoms, किसी में भी relative number and kind of atoms वो fixed होते हैं, किसी में भी। ये देखो, मान लो इन्हीं दोनों में ले लिया जाए तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है? सिक्स्थ पोस्टुलेट, द रिलेटिव नंबर and kind of atoms are constant। ये कांस्टेंट होते हैं इन ए गिवन कंपाउंड, इन ए गिवन कंपाउंड। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि दैट इज केन शुगर, तो केन शुगर में क्या होगा? C6H12O6। तो क्या आप मुझे बताएंगे इनमें रिलेटिव नंबर क्या है आपस में, ये किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं? चेक करो। वैसे तो 6:12:6 है, लेकिन एक और भी सिंप्लीफाई करोगे 6 से डिवाइड करके, तो इनका रिलेटिव नंबर क्या है? 1:2:1।
एक रिलेटिव का मतलब होता है सिंपल नंबर। और कोई तुमसे ये कह दे मैं ऐसी चीनी लाया हूँ तुम्हारे लिए जिसमें नाइट्रोजन भी है, तो तुम वो चीनी खाना पसंद करोगे? कहोगे नहीं भैया हम तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली खाते हैं। तो रिलेटिव नंबर भी फिक्स्ड है इसमें। और काइंड ऑफ एटम कोई कहते नहीं तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो क्या काइंड ऑफ एटम भी हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से ही चीनी बनेगी, इसी से बनेगी, ग्लूकोज इसी से बनेगा। तो दैट इज काइंड ऑफ एटम, वो भी कांस्टेंट है। रिलेटिव नंबर वो भी कांस्टेंट है। कोई तुमको H3O पिलाना चाहे वाटर की जगह तो पी लोगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो कुछ और होगा, वो वाटर तो नहीं होगा, तो वैसे बनेगा ही नहीं। पहली बात तो H3O बनता ही नहीं है। तो कोई कंपाउंड बनाने में जो नंबर जिस रेशो में वो अपना केमिकल बॉन्डिंग करते हैं उसी में ही करते हैं। क्यों करते हैं उसके लिए हमारे पास एक और चैप्टर है, वो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख लेंगे, लेकिन फिक्स है वो उसी रेशो में करते हैं। अब 6 चीज़ें हमको पता चल गई है। दैट इज रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर फिक्स्ड इन ए काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अब जरा देखें इसमें कौन सा हमारा पोस्टुलेट है जो चिकित्सा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से रिकंसाइल करता है। सिक्स है, ये है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कि फिक्स्ड है, फिफ्थ वाला नहीं करता है। फिफ्थ वाला तो कहता है कि एक सिंपल होल नंबर में कर रहा है, जैसे N2O भी बनता है, NO2 भी बनता है, NO भी बनता है, N2O3 भी बनता है, N2O5, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनते हैं। जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन के बहुत, लेकिन सभी में सिंपल रेशो, ये फिफ्थ है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो। लेकिन ये वाला कौन सा है? दैट इज सिक्स्थ वाला, इट रिकंसाइल्स विद लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। चलो इंटेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन करो। क्या कहा गया है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. तो दैट इज गिवन क्या है बोलो? मास ऑफ हाइड्रोजन और अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया गया है? 1:8। इट इज फिक्स्ड, ये रेशो फिक्स होगा। ऐसा किस वजह से होगा? बाई लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये तो फिक्स्ड है ना, जोसेफ राउस ने बताया। सो इट इज फिक्स्ड as per law of constant proportion। अब देखो इसमें वैल्यू फीड करो। क्या कहना है? ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, तो वो पूछ रहा है मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। और दे क्या रहा है? क्या मास ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है? कितना दे रहा है? 3 ग्राम। 3 ग्राम। ये ऊपर के इक्वेशन में फीड करो, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में फीड करो। तो फीड करिए, मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दोगे? 3 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन दिया ही नहीं है, और रेशो क्या दिया है बताओ? 1:8। ये उधर ले जाइए, ये इधर ले आइए, तो बताइए 3 ग्राम में 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 24 ग्राम। ये आ गया। सो विद 3 ग्राम हाइड्रोजन, वैसे भी 1:8 का रेशो है, तो तुमको क्या नहीं लगता कि 3 ग्राम के साथ उसका 8 गुना ऑक्सीजन लगेगा? सीधी सी बात है, 8 टाइम्स तो लग ही रहा है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन विल कंबाइन विद, किससे कंबाइन करेगा? विल कंबाइन विद 24 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन कहता है विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन उमेश इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा क्वेश्चन? ये ठीक रहेगा। आप भी बोलो रोहित।
सेकंड, अच्छी बात है ना। रोहित कह रहे हैं कि सेकंड पोस्टुलेट में ही लिखा है कि परमाणु को ना ही सृजित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो इसलिए सेकंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन मैचेस विद, ये कह सकते हैं, इज रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जबकि तुम एक अच्छे आंसर दे रहे हो उमेश, तो तुम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओगे। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी reconciles with law of definite proportion? करेक्ट, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि सिक्स में ही लिखा गया है कि वो क्या बदले नहीं जा सकते, नहीं बदले जा सकते ना। तो लिखिए विच पोस्टुलेट, तो दैट इज सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। Explains the law of definite proportion। एक्सरसाइजेस में आइए, एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कह रहा है कि एक हमारे पास बोरॉन और ऑक्सीजन का सिंपल है, उसे बोरॉन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और उसका फार्मूला होता है B2O3। वैसे में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बोरॉन ऑक्साइड है। तो उसमें अगली क्लास में जान लेंगे। तो इट इज बाई एनालिसिस, जब इसमें देखा गया तो इस बोरॉन ऑक्साइड में ये देखा गया कि कितना ग्राम, ये सैंपल कितना लिया गया बताओ? 0.24 ग्राम का तो ये पूरा पाउडर था, इसमें ये चीज थी। और ये देखा गया 0.096 ग्राम बोरॉन पाया गया। तो मास ऑफ सैंपल लिखो, मास ऑफ सैंपल 0.24 ग्राम। अब इसको जब हमने हीट किया, डिकम्पोज किया, बोरॉन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो हमें इससे कितनी ऑक्सीजन मिली और कितना बोरॉन मिला? बोरॉन कितना मिला? मास ऑफ बोरॉन कितना मिल गया होगा? 0.096। इतने ग्राम तो मुझे बोरॉन मिला। बोरॉन का सिंबल B होता है। और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला? 0.144 ग्राम। ये सारी चीज मिल गई। तो पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बोरॉन, कितने परसेंट इसमें बोरॉन है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है। तो तुमने पिछले चैप्टर में इस मैटर अराउंड द क्यूब में परसेंटेज ऑफ वो निकाला था ना, एलिमेंट निकालने का फार्मूला। तो बताओ परसेंटेज ऑफ बोरॉन का क्या फार्मूला होगा? दैट इज मास ऑफ बोरॉन, जैसे मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 किया था, ये वही चीज़ है। वहाँ पर भी तुम मास बाई मास परसेंटेज ही तो निकालते थे, ये भी मास बाई मास परसेंटेज ही है। तो ऊपर क्या लिखोगे बोलो? मास ऑफ बोरॉन, और नीचे क्या लिखोगे? मास ऑफ सैंपल इनटू 100। बिल्कुल वही फार्मूला है। मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, मास बाई मास परसेंटेज करते थे, वही चीज है। वो लिक्विड के केस में था, ये बस सॉलिड के केस में। तो बोरॉन का कितना मास है बताइए यहाँ पे? 0.096। और सैंपल का कितना मास है? 0.24 और इनटू 100। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे कि
डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल यहाँ का हटाओ, यहाँ हटाओ, तो बोलो अगले स्टेप में क्या चीज हो जाएगी, ये डेसिमल हटाओगे, अगले स्टेप में हटा देना, तो क्या होगा बताओ, 96 और अपॉन 24, नीचे का डेसिमल हटाए तो ऊपर 100 आ गया, और ऊपर का डेसिमल हटाए तो नीचे कितना आ गया 1000, क्योंकि ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल। अच्छा ये बताओ ये कितने टाइम्स कटेगा स्वास्तिका, 4 टाइम्स, 3 0 तो 3 0 से कट गए, कितना बचा 40 आ गया, तो बोरॉन कितने परसेंट पाया गया 40%। अब दो ही चीजें हैं, तो अगर 40% बोरॉन है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 60%. 60%। एक का अगर आपने निकाल लिया तो आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं, तो 3 चीजें तो हैं नहीं, तो इसलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप कैसे निकालोगे 100% और माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन, तो दैट इज 100% माइनस 40%, तो दिस इज 60%। जो ऐसा ना करना चाहें उनके लिए भी है, वो सिंपली फिर ऐसे निकालें, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज मास ऑफ ऑक्सीजन और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल और इनटू 100। तो ये बताओ ऑक्सीजन कितनी मिली जब तुमने इसको डिकम्पोज किया, नीचे का डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 जीरो, ऊपर का डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरो, तो ये 144/24, 100 तो यहाँ हो गया और ऊपर का डेसिमल हटा तो नीचे हो गया। अब ये देखो ये सब 12 से भी कट जाता है, तो 12 का फार्मूला 12 से करोगे तो 12 आएगा, और ये कितना आएगा 2, और इसे कट करो तो कितना आ जाएगा 6, तो कितना परसेंटेज आ गया। जो आपको ठीक लगता हो वो कर लें, आपको ये ठीक लगे तो ये करने वो ठीक लगे वो कर लें, सही है। अब आपको पहला तो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन लिखने हैं, और दूसरा काम क्या करना है, दैट इज स्टेट 6 postulates of Dalton when this atomic theory was issued। ये कब इशू की गई, when and by whom, किसने इशू की, पूरा नाम लिखना है, it was this atomic theory, this atomic theory was issued। और दूसरा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आपको 2, 3, 4 करने हैं, 2, 3, 4। और तीसरा क्वेश्चन है कि एक्सरसाइजेस, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये सब हाफ पेज में हो गया। अभी पेपर चेक नहीं हो पा रहे क्योंकि 2.5 घंटे की क्लास हो रही सभी की, तो उतना समय हमको मिल नहीं पा रहा है, हो जाएगा। चलिए